तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर व्हेन ही इज गोइंग टू अरेस्ट ए पर्सन, यानी अरेस्टिंग अफसर जो है उसके क्या कर्तव्य होंगे और गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल रहे, इसके लिए राज्य सरकार इसको क्या प्रयत्न करने होंगे। ये कहा था कि राज्य सरकार डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ये अपॉइंट करेगी, एक कंट्रोल रूम ये बनाएगी जहां गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में डिजिटल मोड इसमें भी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी और सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में उन अपराधों की प्रकृति और धाराओं के सहित जिनमें व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है वहां सारी सूचनाएं अवेलेबल रहेंगी। ये विधायी निर्देश सेक्शन 37 के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें शामिल है और पूर्व में ये धारा 41D इस रूप में सीआरपीसी इसमें भी शामिल रहा है। हालांकि सीआरपीसी उसमें भी अमेंडमेंट के माध्यम से लाए थे, पूर्व में जो धारा 41 थी उसमें ये शामिल नहीं था, लेकिन जब मास स्केल पर सीआरपीसी को अमेंड ये किया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से उसका दोबारा से अधिनियमन किया तो सेक्शन 37 के रूप में उसे सामने ले आया। और ये खूब पूछा जाता है कि कंट्रोल रूम इसकी स्थापना के संबंध में उपबंध कौन सा है। जो अरेस्टिंग अफसर है उसकी ड्यूटीज और अरेस्टिंग की प्रक्रिया अलग बात है और यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग बात है और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। गिरफ्तार करने में किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या करें कि व्यक्ति गिरफ्तार समझा जाए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इन दोनों बातों को एक बात समझने की भूल न करें। और ये बात क्लियर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मिसकॉन्सेप्शन यहीं पर होता था। गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग बात है, खाना बनाने की प्रक्रिया ये अलग बात है। मीनिंग देयर बाय किचन साफ किया जाएगा, ठीक है, किचन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता ये सुनिश्चित की जाएगी, ये खाना बनाने की प्रक्रिया है। और खाना कैसे बनेगा ये डिफरेंट बात है। पॉट चढ़ाया जाएगा, उसमें एडिबल ऑयल डाला जाएगा, ठीक है, वो खाना बनाने की रेसिपी अलग बात है और खाना बनाने की प्रक्रिया अलग बात है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग बात है और गिरफ्तारी कैसे होगी ये डिफरेंट बात है। गिरफ्तारी कैसे होगी संभवतः सेक्शन आपका 43 इसमें दी गई है और पूर्व में सेक्शन 46, यानी पहले की जो सीआरपीसी है उसमें धारा 46 बताती थी कि गिरफ्तारी कैसे होगी और अब धारा 43 बताती है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, यानी गिरफ्तार करने में जो रक्षोपाय, जो सिक्योरिटी मेजर्स, जो स्टेप्स ये लेने किसे गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को, उनकी चर्चा ये धारा 36 में है वर्तमान में, और पहले कहा थी 41B या 41C। संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता है 41B थी।
उसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया थी और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य थे। और अब धारा 36 वो गिरफ्तार करने वाली, ठीक है, जो गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी उनके कर्तव्य और गिरफ्तारी की प्रक्रिया ये बता रही है। और अरेस्ट ये होगी कैसे, ये सेक्शन 43। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको एक साथ करने की और एक साथ समझने की भूल नहीं करनी है। इसके बाद सेक्शन 38। सेक्शन 38 गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कुछ बता रहा है, या यूं कहें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके एक महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन कर रहा है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके क्या 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 अधिकार हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा ये जब आप करते हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार किसी एक सेक्शन में हो ऐसी बात नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार ये अनेकों सेक्शंस में है और अनेकों सेक्शंस को मिलाकर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार ये वर्णित किए जाते हैं। उनमें से एक सेक्शन 38 भी है और सेक्शन 38 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण अधिकार दे रहा है। वो कह रहा है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ ये की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। वही व्यक्ति के हित, समाज का हित, दोनों की सीमा ये डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनेगा लेकिन समाज से लोक ये भी बनेगा। इसलिए लोक हित की रक्षा के लिए सामाजिक हित, इसकी जो सीमा है इसे भी परिभाषित करना होगा। अपराध के न होने में लोक हित और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार या उसके व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, इसकी भी सुरक्षा करनी है। और सामाजिक सुरक्षा में चूंकि लोकहित है तो लोकहित सुरक्षित तभी होगा जब सामाजिक हित की डेफिनेशन ये भी की जाए। तो एक संतुलन ये भी बिठाया है। ये कहा ठीक, जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है उसे पुलिस से पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा ताकि उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। कारण यह है कि व्यक्ति अगर अपनी अधिवक्ता की उपस्थिति में पूछताछ का सामना कर रहा है तो उसके मन में एक ढाढ़स ये बना रहेगा और फिर उससे पूछताछ कर पाना ये उतना ही कठिन बना रहेगा जितना गिरफ्तारी से पूर्व था। व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ ये की इसीलिए जाती है ताकि एक मानसिक प्रेशर ये उसके ऊपर डेवलप हो सके। केजरीवाल यही तो कह रहे थे कि पूछताछ तो करनी है तो सीएम आवास पर आकर ये कर लीजिए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वयं परमिट किया कि नहीं, गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जब गिरफ्तार करके पूछताछ होती है तो पूछताछ का स्थान आपका नहीं होता, आपके अड़ोस पड़ोस वो लोग नहीं होते जिनकी प्रेजेंस आपको मानसिक संबल प्रदान करती है।
और तब अपराध के बारे में जानकारी, इसे हासिल करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गिरफ्तार करके पूछताछ का हक यह दिया गया है। नहीं तो आप सोचो, गिरफ्तारी का प्रावधान ही क्यों हो? क्योंकि व्यक्ति को सजा पुलिस को तो नहीं देनी, और पुलिस जो पूछताछ करेगी वो साक्ष्य भी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, मोटे मोटे में अभी बता देते हैं कि पुलिस जो पूछताछ करेगी, उस पूछताछ का उपयोग केवल और केवल जब ट्रायल शुरू होगा तो आरोप विरचना की जाए या न की जाए, इसके लिए किया जाएगा। या फिर व्यक्ति पर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस इसका आरोप, तो उसे जमानत दी जाए या न दी जाए, इन बातों के फैसले के लिए पुलिस जो पूछताछ करके साक्ष्य संकलित करती है, अर्थात अन्वेषण में जो साक्ष्य संकलित होता है पुलिस की पूछताछ के माध्यम से, उसके आधार पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ये होती नहीं। वो केवल और केवल इसलिए उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति को जमानत दी जाए या न दी जाए, आरोप की विरचना की जाए न की जाए, व्यक्ति को विचारण के लिए आहूत किया जाए न किया जाए। यानी वो बहुत महत्व की पूछताछ हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक उपयोग है, वो भी बताएंगे यथास्थान, क्योंकि वो अगर अभी हमने बताना शुरू किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझने में समस्या ये होने लगेगी। पुलिस जो कुछ पूछताछ करेगी, मोटे मोटे में आप ये समझ लीजिए कि वो साक्ष्य का भाग नहीं है, दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के प्रयोजन से। ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो साक्ष्य का भाग नहीं है किसी भी प्रयोजन से, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दोष सिद्धि और दोष मुक्ति इसके लिए वो साक्ष्य नहीं है। अर्थात पुलिस जो कुछ कलेक्ट करेगी उसके आधार पर दोष सिद्धि दोष मुक्ति ये नहीं होगी। इसके अलावा पुलिस जो पूछताछ करेगी उसके तीन उपयोग हैं। एक, उसके आधार पर आरोप की विरचना, एक उसके आधार पर व्यक्ति को विचारण के लिए आहूत किया जाना, और एक उसकी जमानत का फैसला उसी आधार पर होगा जो पुलिस कलेक्ट करके लाएगी। और चौथा एक और उपयोग है, वो उपयोग तब बताएंगे जब हम अन्वेषण वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। मोटा मोटा अभी बता देते हैं कि वो व्यक्ति जिससे पूछताछ की गई है, जब वो अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो उसने पुलिस से पूछताछ में जो कथन किए हैं उन कथनों का उपयोग जब वो न्यायालय में अभियोजन साक्षी के रूप में बयान देगा तब उसके कथनों का खंडन करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। यानी हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अन्वेषण में जो कुछ इकट्ठा करती है उसका कोई उपयोग नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा सीमित उपयोग है, उसका इतना अधिक उपयोग नहीं है
कि उस पूछताछ के आधार पर व्यक्ति की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ये हो जाए। व्यक्ति की दोष सिद्धि और दोष मुक्ति उस साक्ष्य पर होगी जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष साक्षी उपस्थित होकर देंगे, उसी पर होगी। लेकिन फिर भी 4 काम होने हैं। पुलिस इसके द्वारा पूछताछ के माध्यम से जो साक्ष्य संकलित होगा उस पर भी 4 काम यह होने हैं। इसलिए पुलिस की पूछताछ महत्व की, ठीक है, भले ही थोड़ा महत्व की, लेकिन है तो महत्व की। इसलिए पुलिस को पूछताछ इसे करने का पूरा अवसर यह दिया जाएगा। इसीलिए गिरफ्तारी का प्रोविजन बनाया। ये यूं कहें इसलिए भी गिरफ्तारी का प्रोविजन बनाया, ठीक है ना। कंप्लीट गिरफ्तारी का प्रोविजन क्यों बनाया, उसके पीछे यही बात नहीं है, अन्य कारण भी हैं। क्योंकि आपके ऊपर गंभीर अपराध को करने का आरोप लगा है। अब अगर आपके ऊपर लगा आरोप सच है तो आपको समाज के साथ नहीं रहना चाहिए। और सच है या नहीं है यह पता लगेगा विचारण के बाद, और विचारण इसमें समय लगेगा। इसलिए भी गिरफ्तारी का प्रोविजन बना है। लेकिन एक कारण यह भी है कि पुलिस को पूछताछ करनी है, और अगर बिना गिरफ्तारी पुलिस पूछताछ करे तो साक्षी एक मानसिक सुरक्षा इसे अनुभव करता है, और वो उन प्रश्नों के उत्तर देगा ही नहीं जिन प्रश्नों के उत्तर पुलिस को चाहिए। अपराध से संबंधित वस्तुएं वो हमें खोजनी है। इसके लिए भी हमें कस्टडी चाहिए, उस आदमी की जरूरत है जिसके ऊपर अपराध का आरोप है। इसलिए भी गिरफ्तारी होती है। तो अगर हम संपूर्ण पूछताछ के दौरान जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसके वकील और उसके नियर एंड डियर, इन्हें उपस्थित रहने का, ठीक है, अधिकार और सुविधा अगर ये दे देंगे तो गिरफ्तारी का मतलब बचेगा ही कहां। फिर तो वो मानसिक सुरक्षा गिरफ्तार व्यक्ति अनुभव करेगा ही, ठीक है। उसके वकील भी मौजूद हैं और उसके घर वाले ये भी मौजूद हैं। घर वाले न भी हो, वकील ये तो है। तो जो मानसिक सुरक्षा हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म कहां हुई। लेकिन हम व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान ये भी रखेंगे। इसलिए सेक्शन 38 अगर डीन रास्को पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यक्ति के हित, समाज के हित और लोक हित, इन्हें बैलेंस करने के लिए बनाया गया। और यह कहा कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे हक होगा कि वो पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिले, क्योंकि ये उसके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी बात है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा ये इस बात में है कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक ये न दिया जाए, ठीक है ना। अगर संपूर्ण पूछताछ के दौरान उसे अपने अधिवक्ता से मिलने का हक दिया गया तो इस हक को रियलाइज करने के लिए अधिवक्ता की मौजूदगी में ही पूछताछ करनी पड़ेगी। अरे भाई कैसे देंगे आप?
अगर आप गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार दे देंगे कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है, तो हम एक प्रश्न पूछे, वो अपने अधिवक्ता से मिलने की इच्छा जाहिर ये कर देगा, फिर हम बुलाएं, फिर वो अधिवक्ता से बात करे, फिर हम उससे पूछें, तो ये कब तक चलेगा भाई? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी रहेगा जब हम अधिवक्ता महोदय को कुर्सी डाल के वहीं बैठा लें। तो वो मानसिक सुरक्षा जो हम हटाना चाहते थे वो तो आ गई, और अभी भी हम उनसे सवाल करेंगे। मिलने का हक है ना, तो मिलने का हक, कोई भी जो काम होता है वो सोद्देश्य होता है। आखिर मिलने का हक क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि परामर्श ये कर सकें। मिलने के लिए मिलना थोड़ी है, तो फिर तो सारी पूछताछ यही व्यर्थ हो जाएगी। जिस बात के लिए अरेस्टिंग है खत्म। इसलिए सेक्शन 38 बैलेंस कर रहा है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, समाज के अधिकार और लोकहित, सब में बैलेंस। और यह कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान यह हक उन्हें नहीं रहेगा। यानी सेक्शन 38 गिरफ्तार व्यक्ति को एक हक देती है, एक अधिकार देती है, लेकिन वो अधिकार सार्वकालिक रूप से देती हो, यूनिवर्सली देती हो, ये नहीं। संपूर्ण पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद के वकील से मिलने का हक नहीं है।